हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है पॉलिटी के जो आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करूंगा। सबको टॉपिक वाइज ऑर्गेनाइज करके लाया हूँ। आप अब जो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिटीजनशिप जो है उसके आर्टिकल्स के बारे में, जिससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 5 और 11 आर्टिकल, जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं और इनके रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जो आर्टिकल 5 है, ये जो है बताता है इंडियन सिटीजनशिप जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कैसे है। और इसके अंडर जो है आर्टिकल 5, पहले मैं आपको आर्टिकल 5 ही समझाऊंगा। जो आर्टिकल 5 है, ये कहता है, पहला पॉइंट जो है इसका, वो कहता है कि जो आदमी या तो वो इंडिया में बॉर्न हुआ है या उसका एक पेरेंट, समझ रहे हो, या तो वो आदमी इंडिया में बॉर्न होना चाहिए या उसका एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है इंडियन सिटीजनशिप के पास, या फिर वो इंडिया में जो है रह रहा हो, यानी कि इंडिया में ही रह रहा हो, कहाँ, कब तक, 5 साल तक, एटलीस्ट बिफोर 26 जनवरी 1950, यानी कि वो इंडिया में जब 1950 के पहले से, कम से कम 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो। तो ये आर्टिकल 5 तो ये कहता है। और ये जो है सिटीजनशिप जो है ये सारी की सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में कवर की गई है। और जो आर्टिकल 11 है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि कैसे जो है अपने सिटीजनशिप लॉज को रेगुलेट करना है। यानी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, वो आर्टिकल 11 को कैसे भी चेंज कर सकती है। आर्टिकल 11 उनको ये पावर देता है। और याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि वो सवाल पूछेंगे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट करो। वो है आर्टिकल 11, याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इम्पोर्टेंट एक्ट की बात करें तो वो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955। अगर हम इसमें अमेंडमेंट्स की बात करें, जो पहली अमेंडमेंट है 1986 की, इसके अंदर दो चीजें हैं। और वो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि किसी को अगर सिटीजनशिप चाहिए, पहले तो ये लॉ कहता था, यानी कि अमेंडमेंट से पहले, 1986 की अमेंडमेंट से पहले, कि अगर कोई भी बॉर्न है, यानी कि एनी वन बॉर्न, यानी कि कोई भी इंडिया में जन्म लेगा वो इंडियन सिटीजनशिप बन जाएगा। ये पहले कहता था लॉ। और इस अमेंडमेंट के बाद, 1986 की अमेंडमेंट के बाद जो है लॉ वो कहता है कि जो है कम से कम जो है एक पेरेंट जो है वो है इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। और जो, देखिए, यहाँ तक अमेंडमेंट हो गई। फिर आता है 2003 का अमेंडमेंट, ये ओवरसीज सिटीजनशिप, ये मैं बाद में समझाऊंगा। ओवरसीज इंडियन सिटीजन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर जो 2003 की अमेंडमेंट है वो कहती है कि ये, यानी कि पहले ये कोई भी बॉर्न वाला नहीं चलेगा, या तो उनका एक पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी बांग्लादेशी या अफगान, पाकिस्तान, कोई भी जो है इन दोनों में से, अगर आपके बच्चे को आप सिटीजनशिप बनाना चाहते हो तो या तो वो पैदा हुआ हुआ हो, उसका एक पेरेंट सिटीजनशिप हो इंडिया का, यानी कि किसी और देश का सिटीजन हो सकता है, पर ये हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। और फिर जो है ये ओवरसीज सिटीजनशिप है, ये जो है लोगों को लाइफ लॉन्ग वीजा तो देता है पर सिटीजनशिप नहीं देता। और फिर आता है सीएए 2019 की अमेंडमेंट, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो है मोस्ट कंट्रोवर्शियल है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये जो है लोगों को, 2 मिनट मैं पहले स्पेलिंग्स पूरे कर दूं। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये जो है, जो भी लोग हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट थे, कब से, 31 दिसंबर 2014, यानी कि जो भी लोग हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो आए थे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये एक्ट ये कह रहा था, उसके अंदर इंक्लूडेड थे सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, पारसी, सब, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। यानी कि मुस्लिम्स इमिग्रेंट, यानी कि सभी जो है देश में इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो कि देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले एंटर हो चुके थे, वो सभी के सभी जो है इस लॉ के अंडर जो है वो इंडिया के सिटीजन बन चुके थे। पर जो भी मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। इस कारण ये जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी कंट्रोवर्सी बनी कि आपने सिर्फ मुस्लिम्स को छोड़ दिया, बाकी सब धर्म के लोगों को आप इसमें इंक्लूड कर रहे हो। सिर्फ यही था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की कंट्रोवर्सी का कारण, कि उन्होंने जो है मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर दिया था, उसे बाहर निकाल दिया था।
तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से जो है सबसे पहले जो है आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी कि जो हमारे देश का कानून है उसके आगे सभी के सभी जो है वो बराबर हैं। देखिए ये चीजें जो है जो समझाने वाली चीज होगी मैं आपको समझाऊंगा, पर जैसे ये है जो आर्टिकल 14 है वो कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये जो है आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको बार बार जो है इसकी रिवीजन करिएगा। यह ऐसे ही आपके दिमाग में छपेगा, इसका और कोई कारण जो है हम कह सकते हैं इसका और कोई नतीजा या हल नहीं है। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 50 के बारे में, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कुछ भी हो, या तो वो जात हो, सेक्स हो, रिलीजन हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो या रेस हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी कारण के ऊपर। और फिर आता है आर्टिकल 16, जो कि कहता है इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वेलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो भी सरकारी नौकरी, जो भी सरकारी नौकरी होगी या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी किसी भी तरह की, उसके अंदर इक्वेलिटी होगी। ऐसे नहीं होगा कि अगर मेजोरिटी में हिंदू गवर्नमेंट है या कोई भी जो आइडियोलॉजी, यानी कि जिनकी आइडियोलॉजी हिंदू गवर्नमेंट है, वो सिर्फ जो है सिर्फ हिंदुओं को ही नौकरी देंगे और बाकी सभी को जो है पीछे छोड़ देंगे या अपनी ही जात को नौकरी देंगे, ऐसा नहीं होगा। इक्वेलिटी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, और इसको होल्ड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16। अब आता है आर्टिकल 17, जो कि अनटचेबिलिटी को एक पुनिशेबल लॉ बनाता है, यानी कि अगर कोई भी अनटचेबिलिटी कहीं पर भी प्रैक्टिस हो रही है और जो आदमी कर रहा है उसको जो है सजा होगी कानून के तहत। और फिर आता है वॉयलेशन ऑफ टाइटल्स, जो कि आर्टिकल 18 के अंडर आता है। इसमें जो है एग्जेप्शन जो है वो सिर्फ अकेडमिक और मिलिट्री को मिलता है। अकेडमिक भी ऐसे, जैसे कि जो है हमारे, जैसे कि किसी फौजी को हम जो है वो अपने नाम के आगे मेजर लगा के रख सकते हैं। और एकेडमिक जैसे कि आपने पीएचडी कर ली किसी भी सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई भी, आप अपने नाम के आगे अगर डॉक्टर लगा के रख रहे हैं वो भी कोई जो है कानून के बाहर नहीं है। ये इन चीज़ों को एक्सेप्शन है, यानी कि मिलिट्री टाइटल्स और जो हमारे एकेडमिक टाइटल्स हैं। जैसे टाइटल्स हैं जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दिया, वो है राजा, महाराजा, ये सब, ये देश में नहीं चलेगा। ये जो है कानूनी अपराध है और इसका जो है इसका कानून ने खात्मा कर दिया है। और फिर आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि है आर्टिकल 19, जिसके अंदर जो है हमें 6 फ्रीडम्स मिलती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। और फिर आता है आर्टिकल 20, जो कि कहता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो इसको मैं आपको 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यानी कि जो प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस है, इसके अंदर जो है 3 पॉइंट्स हैं, और वो 3 पॉइंट ये हैं कि एक तो आपको जो है उसके लिए आपको सजा नहीं मिल सकती, यानी कि अगर आपने कुछ कोई ऐसी चीज की है, आपने पर वो की 1 महीने पहले थी, पर सरकार ने अब कानून बना के उसको गैर कानूनी कर दिया, आपको वो 1 महीने पहले वाली चीज के लिए सजा नहीं मिलेगी। जैसे कि आप ऐसे एग्जांपल लगा लीजिए कि जो आप जो है पब्लिक प्लेस में जो है स्मोक कर रहे थे एक बस स्टैंड के ऊपर, ओके, वो आप कर रहे थे पिछले महीने, और जो पिछले महीने ये चीज जो है वो गैर कानूनी नहीं थी, पर जो इस महीने जो है ये चीज गैर कानूनी बन गई, पर आपको जो है पिछले महीने वो काम किए के लिए सजा नहीं मिलेगी क्योंकि तब वो गैर कानूनी नहीं था। और दूसरी चीज जो है प्रोटेक्शन एंड क्रिमिनल ऑफेंस में, वो है डबल जेपर्डी। जैसे कि आपने एक चोरी कर ली, आपको वो चोरी की सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, उसका एक बार ट्रायल चलेगा, उसका दोबारा ट्रायल चलाकर आपको दोबारा सजा नहीं हो सकती। ये डबल जेपर्डी को भी जो है आर्टिकल 20 जो है वो अपने अंडर लाता है। और दूसरा है फोर्स्ड कन्फेशन, यानी कि आपको जो है किसी के एक शक के दायरे के दौरान जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पर आप जो है जैसे कि किसी भी मारपीट के झगड़े में आप जवान हो, आप आपके अंदर जो है यंग ब्लड है, आप किसी के साथ आपने मार पिटाई कर दी, तो जो पुलिस है वो आपको फोर्सफुली कन्फेशन नहीं ले सकती। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। तो जो है ये प्रोटेक्शन एंड क्रिमिनल ऑफेंस वाला आर्टिकल 20 जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। एक तो वो है कि यू कांट बी पनिश्ड फॉर व्हाट वाज नॉट क्राइम ऑन दैट टाइम, यानी कि जो पास्ट में जो चीज क्राइम नहीं थी अब वो क्राइम है, उसके लिए आपको पास्ट जब वो कोई कानून नहीं था उसके लिए आप पुनिश नहीं हो सकते। दूसरा डबल जेopardy, यानी कि एक गलती के लिए आप 2 बार सजा नहीं भुगतोगे, 2 बार उसका ट्रायल नहीं चलेगा। और तीसरा है फोर्स्ड कन्फेशन, आपको जबरदस्ती आपसे कन्फेशन आपका नहीं लिया जा सकता। और दूसरा है आर्टिकल 21, जो कि है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि जैसे जो है आप हमको कुदरत ने बनाया है लॉ, और हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी आप वैसा जी सकते हैं जैसा आप चाहें।
और इसको जो है आर्टिकल 21 को जो सुप्रीम कोर्ट ने है एक्सपेंड किया है, इसके अंदर इंक्लूड किया है राइट टू एजुकेशन, जो कि बिफोर 86th अमेंडमेंट था, और इसके बाद जो है राइट टू प्राइवेसी और क्लीन एनवायरनमेंट भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और आर्टिकल 21 ये जो है वो कहता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एससी का वन ऑफ द फेवरेट फेवरेट टॉपिक है, जिसके अंदर जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। और ये जो रूल है फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का, ये लाया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 के बाद। और फिर आता है आर्टिकल 22, जो कि जो है प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि अगर आपको जो है कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो आपके पास जो है आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो आपके पास आपके सलामत होंगे। इट इज कंपल्सरी फॉर द ऑफिसर्स जिन्होंने आपको डिटेन किया है, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट नहीं होंगे। इसकी जो है निगरानी आर्टिकल 22 करता है। अब हम आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। सो ये जो चीजें हैं जिसको हम दे तस्करी कह देते हैं, ये इसके बारे में आपको पता होगा, मैं इसको बोल खुद इसलिए नहीं रहा, शायद वीडियो जो है वो डिलीट हो जाए। और दूसरा है फोर्स्ड लेबर, यानी कि धक्के से किसी के साथ भी जो है गुलाम बना के उसको रखना और उससे काम करवाना, ये इट्स काइंड ऑफ स्लेवरी टू। ये आता है आर्टिकल 23 के अंडर। और जो चाइल्ड लेबर है, यानी कि किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पे एक बच्चे की हालत को नुकसान हो सकता है जो कि 14 साल से कम उम्र का है, वो आर्टिकल 24 उसको कवर करता है। और फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 और 28 के अंडर आता है, वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड प्रोफेशन ऑफ रिलीजन। ये आता है आर्टिकल 25 के अंडर, यानी कि आप किसी भी धर्म को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 है, वो कहता है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा, आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स में। और दूसरा है नो कंपल्शन टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी कि अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, आपने आपने किसी भी तरह का कोई भी टैक्स नहीं देना। जैसे कि हमको जो है मुगल रूल के दौरान जो है जजिया टैक्स देना पड़ता था, यानी कि जो नॉन मुस्लिम थे वो टैक्स पे करते थे अगर उन्होंने अपना जो है धर्म प्रचार करना है। पर ऐसा हमारे देश में नहीं होगा, आप कभी भी जो है कोई भी टैक्स नहीं दोगे आप अगर आपने अपना धर्म प्रमोट करना है, ये कहता है हमारा आर्टिकल 27। और फिर आते हैं हम आर्टिकल 22 के ऊपर, जो कि कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फंडेड स्कूल्स, यानी कि जिन स्कूल्स को जो है हमारे देश की स्टेट फंड कर रही है, जिनको हम कह देते हैं सरकारी स्कूल, इन स्कूल्स के अंडर कोई भी धर्म की बात नहीं होगी, यानी कि कोई भी मास्टर नहीं कहेंगे कि आपने जो है यही धर्म को फॉलो करना है, यही जो है आपने कुर्बानी पढ़नी है या यही आपने आरती करनी है, ये आप इंस्ट्रक्शंस आपको जो है स्टेट फंडेड स्कूल में नहीं मिलेंगे। और दूसरा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, जिसके अंदर जो है 29 आर्टिकल कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो माइनॉरिटीज हैं जैसे कि मुस्लिम, सिख, जैन और बुद्ध इज्म, इनके प्रोटेक्शन के लिए ही आर्टिकल 29 लाया गया है, यानी कि जो इनके साथ कोई भी तरह का जेनोसाइड ना हो या ऐसा कुछ ना हो। हालांकि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो है सिक्स के साथ जो है जैसे कि 1984 में स्टेट फंडेड जेनोसाइड हुआ था। और फिर आता है आर्टिकल 30, जो कि राइट ऑफ मिनोरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध जो भी हैं ये अपने जो है खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं, जैसे कि पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है अकाल अकेडमीज हैं। ये अकाल अकेडमीज जो हैं ये जो है एक तरह से सिख धर्म के स्कूल हैं, जो कि ये खोल सकते हैं अंडर राइट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 30। और फिर आता है आर्टिकल 32, ये बहुत ज़्यादा जो है बार पूछा जा चुका है, इसको जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा था दैट इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ये रेमेडीज है हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोबिशन, क्वो वारंटो, कैटेगरी। और ये हार्ट एंड सोल क्यों कहा था बी आर अम्बेडकर ने, जैसे कि अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो कभी भी वायलेट होते हैं, इसके अंदर दो चीजें आती हैं आर्टिकल 32 के अंदर, याद रखिए। ये हार्ट एंड सोल है, इसको कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। और ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो ये है कि अगर आपका कभी भी फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है, आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
और दूसरा है कि जो अगर कहीं पर भी जो है कोई भी राइट्स जो हैं वो एनफोर्स नहीं किए जा रहे, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कहीं पर भी ये चीज़ वॉयलेट हो रही है, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, याद रखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जो है रिट्स इशू कर सकता है, यानी कि उनको ऑर्डर दे सकता है कि आप जो है लॉ को इन्फोर्स करो यहाँ पर। और सर अब हम आ जाते हैं डीपीएसपी के ऊपर। सो जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी है इसके अंदर जो है आर्टिकल 39 बी, जो बी पार्ट है, वो ये बी पार्ट ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी जंगल पानी ये चीजें हैं, ये चीजों के ऊपर पब्लिक का कंट्रोल है, यानी कि ये सभी लोगों के लिए इक्वल है। जो यहाँ से इनकम या कुछ भी होगा वो सभी लोगों का है, ना कि कुछ गिने चुने अमीर लोगों का। ये जो चीज को जो है डायरेक्टली, वैसे तो इन सिस्टम्स में बहुत ज्यादा लूप होल है जिनको यूज करके ये चीजों को आज एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, पर जो है ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल 39 बी ये कहता है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी रिसोर्सेज की, यानी कि जो जंगल है वो सभी लोगों का एक साथ जो है इक्वल है। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ, जो आर्टिकल सी है, जो सी पार्ट है, वो कहता है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, यानी कि जो देश में है वो एक कुछ गिने चुने जो रिच लोग हैं उनके पास जो है देश की सारी वेल्थ नहीं होगी, जैसे कि रशिया में ओलिगार्क्स हैं उस तरह से। और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज, यानी कि इसके अंदर जो है आर्टिकल 40 ने जो है पंचायती राज को जो है एक तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन और इसके बारे में सब चीजें डिफाइन कर दी। और फिर आता है आर्टिकल 44, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर जो है ये जो है ओवरलुक करता है, जैसे कि मैरिज हो गई, डिवोर्स हो गए, इनहेरिटेंस होगी, यानी कि आपने अपने पापा से क्या इनहेरिट किया, और डिवोर्स के तरफ इसमें क्या क्या रूल्स हैं, ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर आता है। पर इसके अंडर जो है अलग अलग एक्ट्स हैं, जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट, सिख मैरिज एक्ट, यानी कि ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो धर्मों के अनुसार उनको दिए गए हैं। ये एक तरह से लिबरल जो है प्रिंसिपल्स के अंडर फॉल करता है। और जो पंचायती राज है ये गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर फॉल करता है। और जो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ये सोशलिस्ट के अंडर। और प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन भी जो है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंडर ही फॉल करता है। और फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए कंपलसरी बना दिया गया 86 अमेंडमेंट के बाद। ये जो है डीपीएसपी के अंडर फॉल करता है आर्टिकल 45 में। और लास्ट है आर्टिकल 48 ए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो है ये भी गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर ही फॉल करता है। और ये जो है इसके अंदर आता है जैसे कि काउ स्लैटर को प्रिवेंट करना, ये सब चीजें। और जो एसएससी बार बार पूछती है, ये जो मैंने चीजें बता दी इनमें से डायरेक्टली तो वो कम ही पूछते हैं, पर ये जरूर पूछते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो गांधीयन प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, या लिबरल प्रिंसिपल है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो जो है एक लिबरल प्रिंसिपल है। आपने इन चीजों को याद रखना है जो मैंने आपको बताई हैं तीन, जो इन सभी आर्टिकल्स में कौन सा गांधीयन है, सोशलिस्ट और लिबरल है, आपने उनको नोट कर लेना है। अगर नहीं किया तो वीडियो में पीछे जाकर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जिसके अंडर आता है आर्टिकल 51 ए, जिसके अंदर की जो इसकी अमेंडमेंट करके, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो सभी की सभी जो है 10 ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51 ए के अंडर जो है वो फॉल करती थी। पर इसकी 1976 में हुई 42nd अमेंडमेंट, जिसके अंदर जो है इसके अंदर जो है एक जो है अमेंडमेंट ऐड कर दी गई, और वो अमेंडमेंट थी एजुकेशन की अमेंडमेंट, यानी कि 6 से जो है 14 साल के बच्चे हैं, उनको जो है कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये जो है 42nd अमेंडमेंट के बाद जो है ऐड की गई थी। और ये जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। अब हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सो ये जो मैं जल्दी से करवा दूंगा, क्योंकि ये जो है ये को तो आपको रटने ही पड़ेंगे, और ये बार बार पूछे भी जाते हैं। सो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर जो एसएससी है वो पूछेगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके बारे में जो है सब कुछ कौन से आर्टिकल के अंडर है, आपने टिक कर देना है आर्टिकल 52। और फिर आता है आर्टिकल 54, जिसके अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। और फिर आता है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट की किस में लिखी हुई है, वो लिखी हुई है आर्टिकल 54 में। और फिर आता है जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है, अगर प्रेसिडेंट को जो है वो सभी हटाना चाहते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, वो आता है आर्टिकल 61 के अंडर। और ये जो है एसएससी 54, 52 और 61 बार बार पूछती रहती है। और अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, तो आर्टिकल 79 जो है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कब बनता है, पार्लियामेंट बनता है पूरा जब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा
इन सबको यूनाइट करके जो है बनता है एक पार्लियामेंट, ये कहता है आर्टिकल 79। और जो राज्यसभा की कॉम्पोजिशन है वो है आर्टिकल 80 में, और लोकसभा की कॉम्पोजिशन है आर्टिकल 81 में। जैसे कि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है, सो वो अपर हाउस के बारे में पहले लिखा गया था 80 में, और फिर जो उसके बाद वाला था लोअर हाउस, उसके बारे में लिखा गया था आर्टिकल 81 में। और फिर जो मनी बिल के रिलेटेड चीजें हैं वो है आर्टिकल 1 और 110 में, और ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट की वो है आर्टिकल 123 में। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 124 के बारे में, जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जूरिडिक्शन है उसको हाईलाइट करता है आर्टिकल 131, और स्पेशली पिटीशन आती है आर्टिकल 136 के अंदर। और जो सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिव्यू करता है, यानी कि वो है आर्टिकल 137। और रिव्यू कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट की पावर को? पार्लियामेंट और जुडिशरी के मेंबर्स। और अगर हम बात करें कि जो लॉ जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है वो बाइंडिंग होता है पार्लियामेंट के लिए भी, उसको जो है कवर करता है आर्टिकल 141। और जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है प्रेसिडेंट की, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी कर सकता है, वो फॉल करता है आर्टिकल 143 के अंडर। और जो हाई कोर्ट रिट्स, हाई कोर्ट के पास जो रिट्स पावर है, यानी कि अगर कहीं पर लॉ एनफोर्स नहीं हो रहा है तो हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है, वो आता है आर्टिकल 226 के अंडर। और फिर जाता है आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है कि कौन से कोने कैसे कैसे जो है अमेंडमेंट उनकी की जा सकती है। अब आती है हमारे पास इमरजेंसी प्रोविजंस। इनको तो आपने जो है रट्टा मार ही लेना है, ये तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तीनों की तीनों अमेंडमेंट्स। सो जो नेशनल इमरजेंसी है वो तो लगाते हैं, वो तो लगाई जाती है आर्टिकल 352 के अंडर। और जो प्रेसिडेंट रूल है जो स्टेट में लगता है, यानी कि जो स्टेट लेवल की इमरजेंसी है वो लगता है आर्टिकल 356 के अंडर। और फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है आर्टिकल 360 के अंडर। और ये इमरजेंसी है जो आज तक एक भी बार जो है हमारे देश में नहीं लगी। कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि एक बार लगी थी जब मनमोहन सिंह पीएम बने थे, उन्होंने देश की नेशनल जो प्राइवेटाइजेशन की थी वो। वहां पर जो है हमारा देश फाइनेंशियल ट्रबल में जरूर था, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में कभी नहीं लगी आज तक। अगर हम मिसलिनियस पॉइंट्स की बात करें जो रैंडमली पूछे जा चुके हैं, तो आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स, यानी कि अगर किसी आदमी को सजा हुई है उसकी फांसी माफ करनी या सजा कम करनी वो प्रेसिडेंट के अंडर होती है, वो फॉल करती है आर्टिकल 72 में। जो मनी बिल की डेफिनेशन है वो है आर्टिकल 110 के अंडर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारा बजट पेश करती है निर्मला ताई जी, वो आता है आर्टिकल 112 के अंडर। और जो आर्टिकल 148 है उसके अंदर आता है सीएजी, फाइनेंस कमीशन आता है 280 के अंडर, इलेक्शन कमीशन आता है 324 के अंडर। और जो आर्टिकल 368 है वो अमेंडमेंट प्रोसेस को जो है वो डिफाइन करता है। अगर आपको क्विक फ्री रिवीजन चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वो यही है जो मेरे यहाँ का, अदरवाइज तो हेडिंग्स ही हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, खास आपका टाइम ही वेस्ट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। ये था सिर्फ आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल को, तैयारी करते रहिए।